Hello everyone, I am Dr. Kuldeep Sharma. I am a practicing oncologist, and in this video today we are going to discuss the nutritional problems that happens during cancer or during its treatment. So when we talk about nutrition, we all know that when there is a problem in nutrition, we call it malnutrition. So why we are going to discuss this thing? This is very important to understand that in cancer patients, malnutrition is a very important problem. Around 70 to 80% of our patients who come to us, they have some form of problem with their nutrition and diet. So it is very important to address this issue. देन क्वेश्चन कम्स कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है बिकॉज जिन लोगों को कैंसर होता है तो उस ट्यूमर की वजह से मैनी टाइम्स पेशेंट्स आर नॉट एबल टू च्यू फूड, और समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू swallow फूड, or sometimes they are not able to digest that food, or sometimes they are not able to absorb that food. So because of all these reasons, malnutrition or poor nutrition can happen. Apart from this, when there is a tumor inside the body, it secretes certain toxic chemicals that also reduces a person's appetite, and also sometimes because of the treatment, for example because of chemotherapy and because of radiotherapy or because of surgery, patient is not able to take good amount of food or his appetite is poor. So all of these factors leads to poor nutrition or malnutrition. Then question comes कि what are the implications? अगर किसी को malnutrition है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी होती है कि हमारी साइकोलॉजिकल इशू आते हैं उसको देख के, बिकॉज कोई भी पेशेंट अगर न्यूट्रिशनली ठीक नहीं है, उसका वज़न गिर रहा है, वो देखने में बहुत कमज़ोर है, तो पेशेंट को खुद को या फिर उसकी फैमिली को ऐसा लग सकता है कि वो जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसे पूरा नहीं कर पाएगा या ले नहीं पाएगा, तो उनका एक नेगेटिव अप्रोच हो जाती है शुरू से। इसके अलावा कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम किसी मेलनरिश्ड पेशेंट को देखते हैं जो बहुत कमज़ोर है, तो इवन जो उनका ट्रीटिंग डॉक्टर है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, और डॉक्टर के दिमाग में भी ये आ सकता है कि नहीं, ये पेशेंट बहुत कमज़ोर है तो मुझे इसको रेडिएशन की या कीमोथेरेपी की डोज कम देनी चाहिए, या जो सर्जरी इसके लिए रिक्वायर्ड है वो सर्जरी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो इस तरह की इम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग पुअरली नरिश्ड होते हैं उन लोगों के ट्रीटमेंट रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं होते जितने कि एक वेल नरिश्ड वेल फेड पेशेंट्स के हो सकते हैं। सो दीज आर द इम्प्लिकेशंस ऑफ बीइंग malnourished. देन कम्स कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सो हमें उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी डाइट में कुछ चेंज करने पड़ते हैं, अपनी हैबिट्स में कुछ चेंज करने पड़ते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले हमें अपनी फूड की कंसिस्टेंसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर पेशेंट बिकॉज ऑफ सम रीज़न नॉर्मल डाइट नहीं ले सकता है, हार्ड फूड नहीं ले सकता है, तो उसको सॉफ्ट खाने की तरफ जाना पड़ेगा, या अगर सॉफ्ट भी नहीं ले सकता हो तो उसे लिक्विड डाइट की तरफ जाना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंसी चेंज करनी है, बट हमें अपनी कैलोरी इनटेक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है सेम उस पर। इसके अलावा हमें फूड, स्मूथ फूड जो होते हैं, जो इजीली सोलो किए जा सकते हैं या जिनको चबाने की ज़रूरत कम पड़ती है, ऐसे फूड्स को हमें सिलेक्ट करना है उस दौरान। इसके अलावा फूड का टेम्परेचर हमें देखना है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। इसके अलावा हमें ऐसे फूड देखने हैं जिनकी प्रोटीन कंटेंट या एनर्जी कंटेंट ज़्यादा हो, यानी कि एनर्जी डेंस फूड हमें चूज़ करने हैं। इसके अलावा हमें ये देखना है कि हमारी मेडिसिन्स जो हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर के अलावा अगर कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की मेडिसिन्स चल रही हैं, तो वो हमारे फूड के साथ इंटरफेयर तो नहीं कर रही हैं।
और इसके अलावा फूड का हाइजीन हमें मेंटेन करना है, बिकॉज दिस इज़ अ स्पेसिफिक पीरियड की जब हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है और हमें फूड के हाइजीन के बारे में ज़रूर सतर्क रहना है. सो देन कम्स द क्वेश्चन कि सॉफ्ट फूड या लिक्विड फूड में हम क्या ले सकते हैं. तो अगर सॉफ्ट फूड में हमें फूड चूज़ करने हो तो कुछ अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेशेंट्स खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, मैश्ड बनाना या कोई भी मैश्ड फ्रूट्स ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं. दे कैन टेक स्मूदीज़, दे कैन टेक सॉफ्ट स्वीट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, and they can take any of the fruit rather than taking juice. They can take any of the fruit and they can mash it, or they can boil it, or they can make it more softer by using a mixer. So ये सारे हमारे सॉफ्ट फूड हो सकते हैं. इसके अलावा अगर हमें लिक्विड फूड चूज़ करने हों जो कि हेल्दी हैं और हाई एनर्जी जिनके अंदर होती है, तो उसमें हम वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट उसमें एनर्जी नहीं होती, बट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट. सूप्स आर गुड. मिल्क, you can sometime avoid pure plain milk, but patient can take छाछ or lassi or curd. Patient can take coconut water. Patient can take ghee and butter because they are a good source of energy. So ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप liquids में choose कर सकते हैं. So these are the selection of foods. Then comes the question, sometimes patients ask what are the foods that has to be avoided during cancer or during cancer treatment. So first of all, we have to avoid spicy food, because if you have mucositis or if patient has oral ulcers, then he will not feel comfortable with spicy food. Then patient has to avoid very hot or very cold food because it can cause difficulty in swallowing और गले में खराश जैसे प्रोड्यूस कर सकता है. इसके अलावा हमें अनहाइजीनिक फूड अवॉइड करना है. अगर फूड बाहर का भी है तो हम ले सकते हैं, बट इट शुड बी हाइजीनिक. ये पॉइंट हमें बहुत याद रखना है. वी हैव टू अवॉइड अल्कोहल एंड टबैको because that is very injurious for overall health and especially in the cancer patients. So these are certain things that we have to avoid. And then one important thing is there are a lot of myths in our society, especially Indian society, food को लेके. तो हमें वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो उसे परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसा नहीं है, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी कम चीज़ें खा रहा है. तो हम अगर उसे परहेज़ एक्सेसिवली कराएंगे तो हो सकता है फिर उसकी फूड चॉइसेस और भी कम हो जाएं और उसे खाने के लिए कुछ बचे ही ना. तो अननेसेसरी का परहेज़ नहीं करना है चीज़ों से. यू कैन टेक एनी फूड विच इज़ सूटिंग यू एंड विच यू कैन ईजिली च्यू और विच यू कैन ईजिली स्वॉलो. देन बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जब वो बीमार हैं तो उन्हें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेने हैं या बहुत जूसेस को हम शायद बहुत अच्छा हेल्दी समझते हैं. सो ये भी एक मिथ है. नट्स को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, च्यू करना भी मुश्किल हो सकता है. तो नट्स में नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया. रादर यू कैन टेक सम अदर फूड और यू कैन मेक सम प्रिपरेशंस जहाँ पे आप नट्स को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करें कि वो इजीली खाए जाएं. इसके अलावा जूसेस के को छोड़ के हमें होल फ्रूट खाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें हमें फाइबर्स भी मिलते हैं और जूस तो हमें उसके साथ मिल ही जाता है. सो वी शुड नॉट गिव टू मच इम्पॉर्टेंस टू जूसेस. देन हम इंडियन कल्चर में हम मिल्क को भी बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं. तो मिल्क आप अवॉइड कर सकते हो, बट at the place of milk you can take lassi or छाछ or butter. That is a probiotic and helps in your digestion. So especially milk को बहुत ज़्यादा excessively नहीं लेना है. इसके अलावा लोगों को लगता है कई बार कि बाहर का खाना बिल्कुल ही नहीं खाना है. ऐसा नहीं है. If you can ensure the hygiene of the food, you can take outside food also, because patients who have come from outside country or who do not have a house locally,
so they have to rely on outside food also, but it is important to ensure the hygiene of the food. And one last thing is exotic foods. Many time patients ask कि सर कोई ऐसा खाना बता दो जो हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं और जो बहुत ही ताकतवर हो, जो बहुत ही अच्छा हो. तो ऐसा कोई खाना या ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है. आपके पास जो भी रेडीली अवेलेबल लोकल फूड है आप उसे खाइए. आप उसको कोशिश करिए कि बस वो हाइजीनिक हो और न्यूट्रिशियस हो, तो आपको किसी एग्जॉटिक फूड की या किसी स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So I hope that these were certain points which must have got clear to you, and if there is any question you can write to me or you can contact me. Thank you.